Hello everyone. As you know, so my name is Manika Gupta and I've secured All India rank 372 in this year's Civil Services examination. And I'm here to share my journey, my strategy, and my resources. So let's get started. This was my fourth attempt, and my journey started in 2021. I'd given the 2020 attempt without preparation just to get a feel of the exam. So 2021 is when I started preparing. I didn't clear the 2021 prelims. Then 2022, I wrote mains, but I missed it by 8 marks. So I wrote the 2023 exam, and with God's grace, I got a rank in the final list. So if I talk about resources, let's start with the prelim stage. Just a second, please. Yes, let's start with the prelim stage now. So, for prelims, I would suggest that let's talk about the static sources first. So, we have geography. For geography, I did the four NCRTs, आपका जो NCRT है. And because मेरा humanities का background नहीं था, so I also took lectures. सुदर्शन गुजर सर के lectures है. So I think वो बहुत conceptual clarity build करते हैं. And that helps especially in physical geography. देन पॉलिटी के लिए सभी रेकमेंड करते हैं, मैं भी करूँगी, लक्ष्मीकांत सर की बुक है, दैट इज़ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव एंड वो अच्छे से कीजिए. फिर इकोनॉमिक्स के लिए मैंने मृणाल सर का मॉड्यूल रेफ़र किया था. एंड क्योंकि मेरा इकोनॉमिक्स का बैकग्राउंड था, मैंने उनके लेक्चर्स नहीं देखे थे. बट अगर आपको लगता है आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं हो रहे उनके मॉड्यूल से, तो उनके लेक्चर्स भी आप रेफ़र कर सकते हैं. फिर अगर हम हिस्ट्री पे आते हैं, तो हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री के लिए मैंने सिर्फ स्पेक्ट्रम पढ़ी थी. मैंने ओल्ड एनसीईआरटी भी पढ़ी थी, दैट्स अ गुड रीड, आपको मेंस में थोड़ी हेल्प करती है, बट यू कैन स्किप दैट इफ़ यू वांट. स्पेक्ट्रम कैन बी योर वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर मॉडर्न हिस्ट्री. फिर एंशिएंट मिडीवल के लिए आई फील थोड़ा कॉस्ट बेनिफिट आपको करना पड़ता है, क्योंकि बहुत वास्ट है एंड इट इज़ एनीथिंग दे कैन आस्क. तो मैंने पहले तो ओल्ड एनसीईआरटीज़ करी थी, उसके थोड़े नोट्स बनाए थे, बट पर्सनली मुझे लगा सारी एनसीईआरटीज़ करना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा था. तो मुझे एक सोर्स जो बहुत ही क्रिस्प था, व्हिच वाज़ आपकी 11th ग्रेड की तमिलनाडु की एनसीईआरटी आती है फॉर एंशिएंट एंड मिडीवल. सो अल्टीमेटली मैंने उसको अपना सोर्स माना था एंड मैंने वो बहुत अच्छे से करी थी. सो मैंने कहा अगर इसमें से क्वेश्चन आ जाए, मेरा गलत नहीं होना चाहिए. देन फॉर आर्ट एंड कल्चर यू कैन डू द 11th ग्रेड का फाइन आर्ट्स का टेक्स्ट बुक एनसीईआरटी. एंड नितिन सिंघानिया के हम लिमिटेड चैप्टर्स करते हैं, लाइक द फर्स्ट एंड द सेकंड चैप्टर्स आर इम्पोर्टेंट. म्यूजिक, डांस, बुद्धिज्म, जैनिज्म, तो ये चैप्टर्स, भक्ति, सूफी मूवमेंट, ये चैप्टर्स आपको आने चाहिए. देन आपके और क्या, साइंस. फॉर साइंस मैंने कोई बुक एज सच रेफर नहीं करी थी. साइंस एंड एनवायरनमेंट के लिए मैंने एक और सोर्स जो किया था, दैट वाज शिवन सर के कोर्सेज आते हैं प्रीलिम्स के लिए, एंड वो मेंस के लिए भी पढ़ाते हैं, वो भी उनके नोट्स आप रेफर कर सकते हैं. सो साइंस एंड एनवायरनमेंट मैंने शिवन सर के नोट से ही किया था. और फिर मैपिंग के लिए मैंने दोबारा सुदर्शन गुजर सर की मैपिंग की सीरीज़ अटेंड करी थी, बोथ फॉर इंडियन ज्योग्राफी एंड वर्ल्ड मैपिंग. आजकल ट्रेंड बदल रहा है, यूपीएससी के प्रीलिम्स के लिए वर्ल्ड मैपिंग बहुत पूछ रहे हैं. सो आई वुड रेकमेंड, आप उनकी प्लेलिस्ट यूट्यूब पे भी अवेलेबल है फॉर फ्री, तो आप वो देख लीजिए. तो वर्ल्ड मैपिंग मैंने वहाँ से करी थी. एंड एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पिलर रहता है प्रेपरेशन का, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तो मैंने भी वो किए थे. मैंने लास्ट 10 to 15 ईयर्स के करे थे. सो उसमें आई वुड सजेस्ट कि आप पीवाईक्यूज यूज़ करिए कंटेंट के लिए. एंड पैटर्न आपको थोड़ा समझ आ सकता है कि कहाँ से क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, बट बहुत बार हम थोड़े वर्ड्स पे ज़्यादा फोकस करते हैं कि सम यूज़ किया है तो ठीक ही होगा. वो काफ़ी बार ठीक होता है, बट आई वुड रेकमेंड आप कंटेंट के लिए ज़्यादा करिए पीवाईक्यूज. सो मेरे को एक क्वेश्चन दिख रहा है कि पीवाईक्यूज कैसे एनालाइज करना चाहिए. सो आई वुड से आप उनको ऐसे एनालाइज करिए कि आपको समझ आए कहाँ कौन से चैप्टर्स पे ज़्यादा फोकस है. जैसे बुद्धिज्म, जैनिज्म हमेशा पूछते हैं. आजकल अब जैसे मैपिंग का ट्रेंड चल रहा है, तो आपको मैपिंग अच्छे से करके जानी चाहिए. फिर इकोनॉमिक्स का स्टैटिक पूछते हैं, पॉलिटी का स्टैटिक पूछते हैं.
तो इन दोनों का स्टैटिक आपको अच्छे से आना चाहिए, ताकि इसमें से अगर कोई आसान सवाल हमारी नॉर्मल टेक्स्ट बुक से, जो हम स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स पढ़ते हैं, वहाँ से अगर आए, वो हमारा गलत नहीं होना चाहिए। सो ऐसे आप एनालाइज़ करिए, एंड कभी-कभार रेपिटिशन भी होती है। जैसे वायरसेस पे कोई स्टेटमेंट आई थी, वो रिपीट हुई थी कि, और जो कॉन्सेप्ट टेस्ट करा था वो ये था कि वायरसेस कांट बी कल्चर्ड इन एन आर्टिफिशियल मीडियम। तो वो दोबारा रिपीट हुआ था। तो कॉन्सेप्ट्स जो रिपीट हो रहे हैं, वो आपको आने चाहिए, एंड उसके उसके बाद आप बैकग्राउंड स्टडी उसकी कर सकते हैं, और जो क्वेश्चंस पूछे हैं। पीवाईक्यू से क्वेश्चन रिपीट एज़ इट इज़ नहीं होते, बट एज़ आई सेड कॉन्सेप्ट रिपीट हो सकते हैं। कभी कोई साइंस का कॉन्सेप्ट, पॉलिटी में जैसे क्वेश्चन आया था, एक साल आया था कि राइट टू वोट किस तरह का राइट है? इज़ इट अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, लीगल राइट है, फंडामेंटल राइट है? फिर कुछ सालों बाद आया था राइट टू प्रॉपर्टी किस तरह का राइट है? तो ये दोनों सेम तरह के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं। तो ऐसे हमें मदद मिल सकती है पीवाईक्यू से। और अ, फिर हम सो दीज़ वर द बेसिक सोर्सेज़, एंड मैंने न्यूज़पेपर पढ़ा था रेगुलरली, हर रोज़ ही पढ़ती थी मैं। न्यूज़पेपर में मैं हिंदू पढ़ती थी, और इंडियन एक्सप्रेस का एक बहुत अच्छा पेज आता है एक्सप्लेन्ड, सो आप उसको रेफ़र कर सकते हैं। एंड हिंदू में उनके संडे न्यूज़पेपर में एक 2 पेजेज़ आते हैं जो बहुत यूज़फुल लगे मेरे को। एक साइंस का आता है, एंड एक आपका आता है, दे गिव यू अ ब्रीफ ऑफ व्हाटएवर मेन करंट अफेयर्स वर रनिंग थ्रू द वीक। तो उसमें से मैं अपने नोट्स बनाती थी न्यूज़पेपर के। आप हैंड रिटन भी बना सकते हैं अगर आपको वो कंफर्टेबल है, अदरवाइज़ आप ऑनलाइन भी बना सकते हैं। इट इज़ टोटली अपॉन यू, प्लीज़ किसी को भी ब्लाइंडली आप मत फ़ॉलो कीजिए। आपका एंड गोल होना चाहिए कि आपका सारा मटेरियल कंसोलिडेट हो जाए और आपको याद रहे। तो उतना ही मटेरियल पढ़ें जितना आपको याद रहेगा, वरना उसको थोड़ा-सा पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं होगा एग्ज़ाम में। So this was it for prelims. If I talk about mocks, तो पर्सनली मैंने बहुत सारे मॉक्स नहीं दिए थे, क्योंकि मॉक्स का मेरे को लगता था कि उनका सॉल्यूशन भी बहुत लंबा 50-60 पेजेस का होता था, एंड दैट इज़ अगेन अ लॉट ऑफ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। सो वो मेरे को लगा कि मेरे लिए थोड़ा अनमैनेजेबल हो रहा है। तो मैंने लिमिटेड मॉक्स दिए थे, एंड बट मैंने उन मॉक्स को बहुत अच्छे से किया था। तो उनके आंसर्स मैंने बहुत अच्छे से पढ़ के उसके नोट्स बनाए थे, और उसको याद करने की कोशिश करी थी। एंड जब मुझे लगा कि मेरा और स्टैटिक कॉम्प्रोमाइज़ होगा, मैं और करंट अफेयर्स नहीं कर सकती, आई स्टॉप्ड। सो मैं न्यूज़पेपर पढ़ती थी, एंड स्टैटिक पे मेरा बहुत फ़ोकस था। सो हूएवर्स अपीयरिंग फॉर दिस ईयर्स प्रीलिम्स बिल्कुल आने वाला है। आई वुड सजेस्ट कि आप अपना स्टैटिक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करिए। अगर लक्ष्मीकांत से क्वेश्चन आएगा, वो आप नहीं गलत कर सकते, क्योंकि वही है कि सिर्फ 14-15,000 लोगों ने मेंस देना है, उतने लोगों को पता होगा वो क्वेश्चन। सो यू कांट मिस द लो हैंगिंग फ्रूट्स। जो ज़्यादातर बच्चे ठीक करेंगे, वो आपका ठीक होना चाहिए। एंड अगर एंशिएंट मिडीवल का कोई सवाल आपको नहीं आता, तो ज़्यादातर बच्चों को नहीं आता होगा। एंड न्यूज़पेपर एक और वे में ऐसे हेल्प मुझे करा था कि मेरे को ये कॉन्फिडेंस आ गया था कि मैंने हर रोज़ न्यूज़पेपर पढ़ा है, सो आई एम इन टच विद द करंट अफेयर्स। तो जब मैंने पेपर देखा, और अगर मुझे लग रहा है कि मेरे को नहीं आती ये करंट अफेयर्स, तो मुझे ये कॉन्फिडेंस आता था कि नहीं, अगर मुझे नहीं आती तो मतलब पेपर शायद टफ बना है, क्योंकि रिलिजियसली मैंने न्यूज़पेपर और करंट अफेयर्स फॉलो करी है। तो दैट आल्सो हेल्प्स यू टू अंडरस्टैंड कि आप उस दिन पे हॉल में कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें। आपको एक आइडिया लग जाएगा कि पेपर आसान आया है, मुश्किल आया है, क्योंकि हम बहुत बार सोचते हैं कि हमें कितना अटेम्प्ट करना चाहिए यहाँ पे। सो जैसे 2023 का प्रीलिम्स बहुत ट्रिकी था। तो जैसे ही मैंने पेपर खोला था, आई न्यू ये मुश्किल पेपर है, इसके कट ऑफ लो जाएगी, एंड वो थोड़ी आपको एग्ज़ाम हॉल में हिम्मत भी देता है कि कुछ नहीं होता, सबके लिए मुश्किल है, तो आप अपना बेस्ट दीजिए। सो इसलिए कॉन्फिडेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑन योर डी डे, एंड वो तभी आएगा जब आपको अपनी स्टैटिक सोर्सेस और आपको ये कॉन्फिडेंस है कि हाँ, मैंने अच्छे से करंट अफेयर्स फॉलो करी है। सो दिस इज़ इट फॉर फ्रॉम माय साइड। प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी मेरी ये थी। एंड फिर अगर हम मेंस पे आते हैं, मेंस में GS1 में सोसाइटी के लिए मैंने एड सारथी का मटेरियल यूज़ किया था।
उनका स्टैटिक सोसाइटी के नोट्स मैंने रेफ़र करे थे एंड करंट अफेयर्स के लिए मैंने राउज़ की मैगज़ीन देखी थी। सो जस्ट अ डिस्क्लेमर, मैंने कोचिंग ऐसे एज़ सच कहीं से नहीं लिए एज़ अ फाउंडेशन बैच स्टूडेंट, बट मैंने डिफरेंट डिफरेंट कोचिंग्स के डिफरेंट रिसोर्सेज यूज़ किए हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए। सो आई विल जस्ट टेल यू दैट हिस्ट्री के लिए मैंने कुछ एक्स्ट्रा नहीं करा था फॉर मेंस। मैंने स्पेक्ट्रम ही पढ़ी थी एंड मैंने दोबारा तमिलनाडु की एनसीईआरटी पढ़ी थी फॉर एंशिएंट, अगर उसमें से क्वेश्चन आता है। देन ज्योग्राफी के लिए बहुत लोग कहते हैं कि चारों एनसीईआरटीज़ इनफ है। इट इज़ इनफ, बट मुझे थोड़ी-सी आंसर राइटिंग में दिक्कत आ रही थी क्योंकि मैं इतनी वेल वर्स्ड नहीं थी ज्योग्राफी की लैंग्वेज के साथ। तो मैंने फोरम आईएएस की एक रेड बुक आती है ज्योग्राफी की, मैंने वो भी रेफ़र करी थी एंड मेंस में ज्योग्राफी के थोड़े एक्स्ट्रा टॉपिक्स होते हैं तो मेरे वो वहाँ से कवर हो गए थे। देन इफ़ वी टॉक अबाउट वर्ल्ड हिस्ट्री, अगेन मैंने फोरम आईएएस की रेड बुक रेफ़र करी थी, बट उसको मैंने बहुत डिटेल में नहीं पढ़ा था क्योंकि पता होता है कि सिर्फ 1 या 2 क्वेश्चन्स आते हैं, तो आपको हर टॉपिक का थोड़ा-थोड़ा आइडिया ले लेना चाहिए, ताकि बिल्कुल ब्लैंक ना हो आप वर्ल्ड हिस्ट्री के क्वेश्चन में। देन जीएस 2 पे आते हैं। फॉर जीएस 2 पॉलिटी मेरा लॉ ऑप्शनल है, तो मेरे को थोड़ी हेल्प वहाँ से मिली थी, बट पॉलिटी का एक स्टैटिक सोर्स जो मैंने देखा था और मुझे पसंद भी आया था, दैट वाज अगेन एड सारथी का मटेरियल, तो आप वो देख सकते हैं। एंड गवर्नेंस के लिए मैंने विजन आईएएस का मटेरियल यूज़ किया था और इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए मैंने आज तक कोई मटेरियल नहीं देखा था, इट वाज ओनली करंट अफेयर्स। तो जो भी कंट्रीज़ इन न्यूज़ में है, अब जैसे इंडिया मालदीव्स रिलेशंस इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, इंडिया और पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज़ के रिलेशन इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, बोथ फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस। सो इस साल के प्रीलिम्स में आपको पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज़ की मैपिंग कर लेनी चाहिए, या ऐसी कंट्रीज़ जो न्यूज़ में है और इंडिया के साथ उनके संबंध अच्छे हो रहे हैं या बिगड़ रहे हैं, उनकी मैपिंग, उनके रिलेशंस, उनका हिस्ट्री। सो इंटरनेशनल रिलेशंस वाज ऑल करंट अफेयर्स बेस्ड फॉर मी। देन आप फॉर जीएस 3 मैंने इकोनॉमिक्स तो अगेन मृणाल सर का मॉड्यूल ही किया था, बट फॉर अदर सोर्सेज मैंने पिछले अटेम्प्ट में बहुत सारे सोर्सेज यूज़ किए थे, बट आई रियलाइज कि एक सोर्स और कॉम्प्रिहेंसिव सोर्स इज़ बेटर। तो आप शिवन सर का जीएस 3 का मॉड्यूल रेफ़र कर सकते हैं। उन्होंने बहुत ही क्रिस्प वे में साइंस एंड टेक, एनवायरनमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी और एग्रीकल्चर कवर किया है, एंड दैट कैन बी योर बेस। सो वंस आप उनके नोट्स से बिल्कुल थरो हो जाते हैं, उनकी वन लाइनर्स, उनके बहुत रिविजन मटेरियल भी है, देन आप उसको अपना करंट अफेयर्स के साथ सप्लीमेंट कर सकते हैं। तो एग्रीकल्चर में कोई न्यू न्यूज़ आई है या आपने कुछ नया पढ़ा है जो आपको लगता है आपके यूज़फुल होगा, तो उससे आप सप्लीमेंट कर सकते हैं। और यहाँ मैं एक और चीज़ बोलना चाहूँगी, आपको अपना मेंस का सिलेबस अच्छे से पता होना चाहिए, तभी न्यूज़पेपर पढ़ने का फ़ायदा है, बिकॉज़ यू विल नो व्हाट टू रीड एंड कौन-सी चीज़ ज़्यादा अच्छे से पढ़नी चाहिए, एंड वो आप उसका नोट डाउन कर लीजिए डिफरेंट डिफरेंट जीएस फ़ोल्डर्स के अंदर। फ़ोल्डर्स नहीं भी बनाने तो भी इट्स फाइन, आप एक मास्टर डॉक्यूमेंट भी रख सकते हैं, क्योंकि जब आप पेपर देने जाते हैं, एक ही दिन में 2-2 पेपर होते हैं, तो इतना सेग्रीगेशन और रिविज़न का अलग से टाइम नहीं मिलता हर पेपर के लिए। देन जीएस 4 में एथिक्स के लिए आई रेफर टू फोरम का रेड बुक, एंड एक सुब्बा राव सर की एक बुक आती है एथिक्स पे, वो मैंने रेफर करी थी, एंड विजन आईएएस का केस स्टडीज़ की एक बुकलेट आती है। सो फॉर दैट वो मैंने प्रैक्टिस के लिए यूज़ करी थी, केस स्टडीज़ के लिए। सो दैट इज़ इट फॉर जीएस 4। देन मैं अपने ऑप्शनल पे आती हूँ। सो ऑप्शनल मेरा लॉ था, एंड आई विल टेल यू माय रिसोर्सेज फॉर दैट। कॉन्स्टिट्यूशन पहला पेपर 1 में हमारे 3 सब्जेक्ट्स है। फर्स्टली इज़ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। सो उसमें मैंने अशोक जैन सर की बुक्स आती है, हम उनको कॉमन पार्लेंस में दुक्की बोलते हैं। सो मैंने वो करी थी कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के लिए, एंड फॉर सम टॉपिक्स आई आल्सो रेफर टू वीएन शुक्ला सर की बुक। सो दैट, एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ अगेन आई रेफर टू अशोक जैन सर बुक्स। एंड इंटरनेशनल लॉ एक मुझे थोड़ा ट्रिकी एरिया लगा था क्योंकि उसका सिलेबस काफ़ी ज़्यादा है, एंड एक जगह पे सारी टॉपिक्स नहीं मिलते। सो आई यूज्ड 3 बुक्स मेनली। एक हमारी मैल्कॉम शॉ की बुक आती है इंटरनेशनल लॉ पे, आई यूज़ दैट। फिर एसके कपूर सर की बुक आती है और अगेन अशोक जैन सर की बुक। तो मैंने इन तीनों को यूज़ किया, एंड सम टॉपिक्स के लिए ऑनलाइन सोर्सेज भी यूज़ करे। सो दैट वाज माय स्ट्रैटेजी फॉर द फर्स्ट पेपर।
एंड मैंने एक और लॉ एक्सपर्ट्स, देयर इज़ अ वेबसाइट कॉल्ड लॉ एक्सपर्ट्स, तो उनके नोट्स भी आते हैं, मैंने उनके नोट्स भी लिए थे जो सिलेक्टेड टॉपिक्स के लिए यूज़ किए थे। देन पेपर 2 में वी हैव कॉन्ट्रैक्ट लॉ, उसके लिए आई यूज्ड अशोक जैन सर बुक अगेन, एंड बेयर एक्ट उसमें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज़ अगर आपको सेक्शन और इलस्ट्रेशन ही याद है तो आपका आधा काम कॉन्ट्रैक्ट्स में वहीं हो जाएगा, इफ यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट वेल. Then for torts, again I used Ashok Jain book, and that's the only book I used for torts. For IPC, I used Pillai, एक पिल्लई ऑथर है उनकी बुक, एंड अशोक जैन. फिर फॉर आर्बिट्रेशन एक्ट मैंने बेर एक्ट पे फोकस किया एंड थोड़ी ऑनलाइन सोर्सेज यूज़ करे. अगेन बेर एक्ट ही उनका इतना कॉम्प्रिहेंसिव है एंड उसी में से आपको लर्न करके पॉइंट्स लिखने होते हैं. For Negotiable Instruments Act also I refer to online sources mainly and थोड़ा बेयर एक्ट. एंड CLD के लिए मैंने ऑनलाइन सोर्सेज यूज़ करे. फिर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के लिए ऑल्सो इट वॉज इंटरनेट एंड द बेयर एक्ट. So one thing that I did for almost every paper in law was that I focused on live law. So I kept myself up to date कि कोई new important judgment या कोई न्यू इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट हो रही है लॉ में. जैसे आई थिंक लास्ट ईयर देयर वाज अ क्वेश्चन ऑन इमरजेंसी आर्बिट्रेशन विच इज़ अ अपकमिंग डोमेन. तो उस पे केस भी था जो रिसेंटली आया था. रिजर्वेशन पे भी एक केस आया था, तो वो थोड़ा मेरे को लगा करंट अफेयर्स से इंस्पायर्ड है. तो आप लाइव लॉ वेबसाइट को फॉलो कर सकते हैं. एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इन ऑप्शनल बिकम्स एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट बिकॉज मोर और लेस सेम टाइप के क्वेश्चंस ही आते हैं. तो अगर आप अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आपका आधा सिलेबस वहीं हो जाता है. So you should be very, very thorough with your previous year questions. So I did that for law as well. And now I'll come to my interview stage preparation. So interview stage was one of the stages जो काफ़ी आपको मज़ा आएगा प्रिपेयर करने के लिए, क्योंकि आप थोड़ा घर से बाहर निकलते हैं, आप मॉक्स देने जाते हैं तो यू फील गुड. पीयर ग्रुप्स आपके बनते हैं तो आपकी थोड़ी इंटरेक्शन विद अदर एस्पिरेंट्स बढ़ जाती है. सो फॉर इंटरव्यू ऑफ कोर्स आई prepared my DAF very well. इसमें in even for mains I was a part of Satyam sir का Telegram group for both mains and interview, and that was a very good source of constant motivation and monitoring, and आपको you felt like working harder because you see other aspirants working. So उनको भी बहुत मैं क्रेडिट दूंगी for my consistency. So interview में you prepare your हॉबीज एंड योर प्लेस ऑफ बर्थ. आपके पेरेंट्स के प्रोफेशन से भी कभी कभार पूछ सकते हैं इफ़ यू आर फ्रॉम दैट प्रोफेशन. जैसे मेरी मदर लॉयर है एंड मैं भी लॉयर थी, तो लॉ वाज वन टॉपिक जो मुझे अच्छे से प्रिपेयर करना था. सो यू प्रिपेयर योर डैफ. एंड इंटरव्यू के लिए आप न्यूज़पेपर्स थोड़े ज़्यादा पढ़ते हैं. सो आई यूज टू फॉलो इंडियन एक्सप्रेस, हिंदुस्तान टाइम्स और टाइम्स ऑफ इंडिया, वन ऑफ दोज. एंड एक आपको फाइनेंशियल एक्सप्रेस या लाइव मिंट पढ़ने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि इंटरव्यू स्टेज में आपको एक इन डेप्थ और होलिस्टिक नॉलेज होनी चाहिए. सो दैट्स व्हाई आई सेड दैट शुरू में ही अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत बना लेंगे तो यू विल रियलाइज कि आपकी एक बहुत ही होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग होगी ऑफ अ टॉपिक रादर देन जस्ट फ्रॉम एन एग्जाम पर्सपेक्टिव. और ये बात इंटरव्यू स्टेज पे रियलाइज होती है जब आपको व्हेन यू आर इन फ्रंट ऑफ एस्टीम्ड ब्यूरोक्रेट्स जो बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल होते हैं. तो टू हैव अ कॉन्वर्जेशन विद देम, आपकी शैलो नॉलेज वुड नॉट वर्क, जो हम शायद जस्ट MCQs के लिए पढ़ लेते हैं. तो एक इन डेप्थ नॉलेज के लिए न्यूज़पेपर की आदत बना लेनी इज़ द बेस्ट फॉर दिस एग्ज़ाम.